नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं खिलाड़ी से राजनेता बने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। कर्नल, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। राज्यवर्धन सिंह राठौर सिर्फ खिलाड़ी या राजनेता नहीं है, वो भारतीय सेना के कर्नल भी रहे हैं। शानदार खेल करियर में वो ओलंपियन रहे हैं और 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में रजत पदक जीत चुके हैं। बात पॉलिटिकल करियर की करें तो श्री राठौर 2019 में दूसरी बार जयपुर ग्रामीण से सांसद बने हैं। इससे पूर्व की मोदी सरकार में वे 2014 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और फिर 2017 में युवा मामलात और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। राठौर फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की टीम में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो आइए श्री राठौर के साथ में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आपका एक बार फिर स्वागत है और धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत नमस्कार सबको जी। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि कोरोना के प्रबंधन को लेकर खूब सियासत हुई, खासतौर पे वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार ने विदेशों में जो वैक्सीन भेजी, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उसका खूब मुद्दा बनाया उसको। तो क्या आपको नहीं लगता उस समय सरकार ने जल्दीबाजी में कदम उठाते हुए दूसरे देशों में वैक्सीन भेज दी थी? देखिए, उससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं उससे पहले एक इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहता हूं कि जब पहली कोरोना लहर आई उस समय दुनिया की किसी राष्ट्र को इसका एक पूर्व अनुमान नहीं था और इसको किस तरह से स्थिति को संभालना है उसकी भी कोई जैसे प्री नॉलेज नहीं थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी होने पर भी और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन के उसमें सूची में भारत आने के बावजूद भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय कमजोर होने के बावजूद भी हमने कितनी प्रगति करी। पहली कोरोना लहर से लेकर दूसरी कोरोना लहर तक वो एक एक देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जहां मास्क भी नहीं बनता था वहां पर पीपी किट तो दूर, वेंटिलेटर्स बनने लग गए। और वेंटिलेटर्स ही नहीं, हम एक कदम आगे गए, जो डेवलप्ड नेशंस करते हैं हमने अपना खुद का वैक्सीन बना दिया। और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी है, जो अलग अलग जो इंजेक्शंस जो बाद में इस्तेमाल हो रहे थे, उनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया गया। और उसी कारण है, हालांकि एक एक जान महत्वपूर्ण है, तो जब आंकड़े देते हैं तो उसको इनसेंसिटिव मत मानिएगा, एक एक जान महत्वपूर्ण है। अगर दूसरी कोरोना लहर में भी पर मिलियन डेथ जो हुई है उसको देखा जाए तो हम बहुत से राष्ट्रों से काफी नीचे हैं। मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस रही पूरे राष्ट्र की, जिसमें जनता शामिल है, मीडिया शामिल है, हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स शामिल है, राज्यों की सरकारें शामिल है, हम सब ने मिलकर जो दूसरी कोरोना लहर में भी जो युद्ध हमने करा उसके अंदर डेवलप्ड नेशन से भी बेहतर हमारा प्रदर्शन रहा। अच्छा, आपने मौतों की बात की है तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा, जवाब तो आप दे रहे हैं कि मौतों के मामले में जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छाप दी कि अगर सच्चाई सामने आए तो भारत में मौतों का आंकड़ा 40 लाख तक निकल सकता है। बड़ा अखबार है। इसी तरीके से बिहार ने अभी अभी सिर्फ एक रात भर में अपने 4,500 पौने 5,000 के आसपास के मौत के आंकड़े को 9,500 किया, यानी कि 73% उसमें इजाफा किया कि हम अपना डाटा कंपाइल करने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया। तो क्या भारत का आज का जो आंकड़ा है, क्या हम उसे फाइनल माने कि भविष्य में वो और बढ़ सकता है? तो ये क्यों मानते हैं आप कि जो दूसरे देश हैं उनके आंकड़े बिल्कुल हूबहू सही है, सिर्फ भारत के ही आंकड़े हम रीअसेस करें? ये जो गांव के जो कस्बे हैं वो दूसरे देशों में भी वैसे ही हैं जैसे भारत के अंदर है। तो ये जो रीअसेसमेंट ऑफ डेथ्स है ये बहुत से देशों में होने की जरूरत है। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि राजस्थान के अंदर भी जो आंकड़े आ रहे थे, राजस्थान सरकार उनको काफी कम करके बता रही थी, क्योंकि उनके अधिकारी खुद बोल रहे थे कि हम तो सिर्फ जो अस्पताल के अंदर डेथ हो रही है उन्हीं के आंकड़े रख रहे हैं और जिनकी डेथ घर में हो रही है उनके हमारे पास आंकड़े नहीं है। आपकी वही वाली बात कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, जहां भाजपा की सरकारें हैं या केंद्र सरकार ने भी कैसी प्रकार से आंकड़े कम करके बताएं, जैसा भी अभी आपने बताया राजस्थान सरकार के बारे में। तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो यही है कि अगर हम इनको रीअसेस भी कर लें, उसके बावजूद भी जो पूरे देश की जिस तरह से कोरोना में हमने सामना करा वो एक तरह से एक उदाहरण है दूसरे राष्ट्रों के लिए भी, और उन्होंने भी इस बात का को एक्सेप्ट करा है। क्योंकि आप देखिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर
मास्क तक नहीं बनते थे, वहां पर वैक्सीनेशन हमने खुद ने बनाई। कितने राष्ट्र हैं ऐसे दुनिया के अंदर जिन्होंने खुद की वैक्सीन बना दी? और ये खुद की वैक्सीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक लंबा विजन रखते हुए जानते थे कि वैक्सीन नेशनलिज्म आ सकता है, कि दूसरे देश जो वैक्सीन बना रहे हैं वो वैक्सीन अपने राष्ट्र के लिए रख लें, ऐसी एक स्थिति आ सकती है। और इसी कारण से हम किसी दूसरे राष्ट्रों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमने खुद ने अपना वैक्सीन बनाया, उसको तैयार किया, और वो वैक्सीन ऐसा है जो 80 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमने शुरू किए 1-2 महीने में 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोज बाहर भेज दिए थे, जिसका मुद्दा बनाया विपक्षी पार्टियों ने। तो ये ज्यादा संख्या नहीं है, खासतौर से तब जब लाखों की संख्या में लोग मर गए अप्रैल मई में। अच्छा सवाल है आपका। और आपके जो जो व्यूअर्स हैं, आपके पढ़ने वाले हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि एक वैक्सीन बनने के लिए तकरीबन 129 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो अलग अलग राष्ट्रों से आते हैं। तो ये जो सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन अगर बनी रहेगी तभी वो वैक्सीन बन सकती है। किसी एक राष्ट्र के पास पूरा का पूरा वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल नहीं है। इसका मतलब अलग अलग राष्ट्र अपना रॉ मटेरियल भेज रहे हैं और शर्तें रखकर रॉ मटेरियल भेजते हैं कि अगर हम आपको ये रॉ मटेरियल भेज रहे हैं तो हमें इस वापस वैक्सीन कितना मिलेगा। तो इसकी एक पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। इसके एक तय एक संख्या थी, तय संख्या थी। वो तय संख्या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दूसरे राष्ट्रों को भेजनी जरूरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जानकर भी आपको गर्व होना चाहिए कि जब ऐसी हालत हुई देश के अंदर, तो भारत की सरकार ने दूसरे राष्ट्रों को कहा कि हमारे यहाँ एक अनप्रेसिडेंटेड एक स्थिति आ चुकी है और इसलिए हम बाहर नहीं भेजेंगे। तो ये भी एक एक्शन लिया गया। तो पहला एक्शन था वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की वजह से था, जहां पर पूरी की पूरी जो रॉ मटेरियल था वो दूसरे राष्ट्रों से आ रहा था, और हमारे पास भी दूसरे राष्ट्रों से वैक्सीन भी आएगा और हेल्प भी आएगी। तो एक अंतरराष्ट्रीय मदद का एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और आपको एक कमिटी ऑफ नेशंस में जब रहना होता है तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होता है। लेकिन जब स्थिति काफी बिगड़ी तो हमारे राष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा मजबूती से और कहा अब हम बाहर नहीं भेज सकते, और दूसरे राष्ट्रों ने इसको माना। अच्छा राठौर साहब, जैसा कि आपने अभी अच्छे से केंद्र सरकार का पक्ष रखा, चूंकि आप राजस्थान से आते हैं तो मैं राजस्थान से संबंधित भी कुछ प्रश्न लेके आपके सामने हूँ कि कोरोना कालखंड में राजस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन इनकी बहुत ज्यादा किल्लत रही। गहलोत सरकार और उसके मंत्री आरोप लगाते रहे कि राजस्थान में 25 में से 24 सांसद भाजपा के, एक आरएलपी का है। इसके बावजूद भी ये सांसद मिलकर राजस्थान को हक नहीं दिला पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, रेमडेसिविर नहीं दिला पाए। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्या मारे गए लोगों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि जैसा कि राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार की? ये पहली बार इतिहास में मैंने ये देखा कि एक सरकार जो तीन खंबे होते हैं, प्रमुख 3 स्तंभ होते हैं, उसके अंदर लेजिस्लेचर होता है, उसके अंदर जुडिशरी होता है, और उसके अंदर एग्जीक्यूटरी होता है। सो ये पहली बार था कि एग्जीक्यूशन यानी सरकार जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, सारे अधिकारी उनके नीचे रहते हैं, उस सरकार ने जिम्मा डाला लेजिस्लेचर के ऊपर, सांसदों के ऊपर। सांसदों के पास सरकार नहीं होती, सांसद सिर्फ नीति बनाते हैं। तो ये पहली बार हुआ कि 90,000 करोड़ 90,000 करोड़ जिस सरकार के पास है, वो सरकार हाथ खड़े करके बोल रही है कि हम तो सरेंडर कर चुके हैं, हमसे काम नहीं होने वाला, हम सिर्फ अपनी सरकार बचा सकते हैं। जुडिशरी संभाल ले, माफ कीजिए, लेजिस्लेचर संभाल ले। तो सांसद इसका ना तो इंतजार कर रहे थे और ना ही हमें किसी के आदेश की पालना करने की जरूरत थी। हम पहले से ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और मैं आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में 3 बैठकें हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और मुख्यमंत्री को आगाह करा गया कि पहली कोरोना लहर तो हो चुकी है, दूसरी आ सकती है, आप तैयार रहिएगा।
लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को बचा के रखने में ज्यादा मसरूफ थे, तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी बात, 5 जनवरी 2021 को जब दूसरी कोरोना लहर नहीं आई थी, तब केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड से राजस्थान को 4 ऑक्सीजन प्लांट दिए, उसका पैसा भी दिया। अगर कोई नकल भी करने लायक हो तो वो सवाल पूछेगा अपने अगल बगल से कि 4 ऑक्सीजन प्लांट क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो हमेशा इतने विजनरी हैं? तो जब दूसरी कोरोना लहर आई नहीं तो ऑक्सीजन प्लांट क्यों दे रहे हैं? तो अगर थोड़ी सी नकल करके कॉपी कर लेते तो बोलते हम भी लगा लेते हैं, मोदी जी अगर लगा रहे हैं तो। लेकिन राजस्थान सरकार ने नहीं करा। 5 जनवरी 2021 को यह कदम उठाया गया, राजस्थान सरकार ने नहीं करा। मार्च में कोरोना लहर आई और मार्च में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? रेमडेसिविर की हमारे को जरूरत नहीं है तो हम पंजाब को दे रहे हैं, झंडी दिखाते हुए तस्वीरें हैं, आप दिखाइएगा दर्शकों को। 10 से 20 हजार रेमडेसिविर के इंजेक्शन पंजाब को दिए गए और वही इंजेक्शन नदी किनारे उनकी तस्वीरें आई हैं जो एक्सपायर नहीं हुए थे, इस्तेमाल के लायक थे। कई राज्यों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया जब समय इस्तेमाल के लायक थे। तो मैंने आपको 3 उदाहरण अभी दे दिए बैठे बैठे, किस तरह से आगाह जो करा गया उसको नजरअंदाज करा गया, किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे थे उसको भी नजरअंदाज करा गया, किस तरह से रेमडेसिविर तोहफे में पंजाब सरकार को दिए गए, जबकि राजस्थान के वही लोग जिन्होंने इस सरकार को सत्ता में बिठाया दर दर भटक रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे, रेमडेसिविर की भीख मांग रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि एफिशिएंसी, जिम्मेदारी कहां गई राजस्थान सरकार की? राजस्थान सरकार बैठी हुई है जैसे ऑपोजिशन हो। किसकी ऑपोजिशन हो? मोदी जी की ऑपोजिशन करते करते वो राजस्थान की ऑपोजिशन करने लग गए। अच्छा, ये बताइए कि सरकार में हो, सरकार की जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार, देखिए सुनिए मेरी बात, राजस्थान सरकार मतलब छोटा मोटा नहीं, सरकार 90,000 करोड़ फंड और सांसदों को बोल रही है सांसद कुछ काम करें, सांसद कुछ काम करें। मैं आपको यही कह रहा हूं, आप राजस्थान सरकार को बदल क्यों नहीं देते? आप ताज्जुब की बात देखिए, वो बदलने के बाद जनता का अधिकार है, ये हमारा अधिकार नहीं होता। बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें बदल दी, चलती हुई। आप ताज्जुब देखिए कि एक राजस्थान की जनता ने सरकार को बिठाया, 70,000 करोड़ उनका पिछले साल का फंड था, 90,000 करोड़ इस साल का फंड है, और सांसद हमारी मदद करें। सांसदों ने तो पूरी मदद करी, तब जाके स्थिति बची। एक एक काम मोदी सरकार कर रही थी, एक एक काम। आप मुझे एक काम बता दीजिए जो मुख्यमंत्री साहब या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोविड में करा, एक काम मुझे बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी आप मेरी बात सुनिए। जब एक एक काम आप एक काम बताइए, बोलेंगे चिरंजीवी योजना हमने शुरू करी। अरे चिरंजीवी योजना कौन से अस्पताल में चल रही है? कितने लोगों ने चिरंजीवी योजना से मदद ली, जरा बता दीजिए हमारे को। लोग भटक रहे हैं, चिरंजीवी योजना का कार्ड तक नहीं बन रहा, अस्पताल चिरंजीवी योजना को मान नहीं रहे। आपने सिर्फ राजनीति के चक्कर में भामाशाह कार्ड को उठा के कचरे में डाला। आयुष्मान भारत की योजना जो पूरे देश में चल रही है उसको साइड में कर दिया, क्योंकि मोदी जी की खिलाफत करनी है। और मोदी जी की खिलाफत करते करते आपने जनता को मार दिया। राज्यवर्धन जी, राजस्थान सरकार को लेकर जो अपनी बात चल रही है, आपका गुस्सा देख भी लिया मैंने उसके प्रति। ये क्या सचिन पायलट को लेकर क्या चल रहा है? बीजेपी ने पिछली बार जो प्रयास किया था, या जैसा बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, कई क्लिपिंग्स हैं, आप भी जानते हैं कि सरकार, गहलोत सरकार अपना टर्म पूरा नहीं करेगी, तो क्या सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है? क्या वो भाजपा में आ रहे हैं? पिछली बार के घटनाक्रम को हम सब लोग जानते हैं, और अभी भी कांग्रेस के दोनों खेमों मतलब गहलोत और पायलट के बीच में बयानबाजी सामने आती रहती है। फोन टेपिंग वाला मामला भी लेटेस्ट है, 1-2 दिन पुराना। तो आप लोगों की क्या रणनीति है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने में भाजपा कामयाब रही है, अच्छे से लाई। जितिन प्रसाद को अभी 2-3 दिन पहले पार्टी को ज्वाइन कराया है, तो क्या इस मामले में मॉरल तो हाई होगा पार्टी का? तो क्या पायलट के ऊपर वापस प्रयास किया जाएगा? सचिन जी, कितनी शानदार बात है और कितनी मजेदार बात है कि कोरोना हो तो भाजपा संभाले, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई हो तो भाजपा संभाले, और जब सब काम भाजपा को ही करना है तो आप सरकार में क्यों बैठे हो भाई? ये तब होता है जब आपका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो सेंटर जब कमजोर हो जाता है, जो कांग्रेस का अभी सेंटर बिल्कुल कमजोर हो गया है, तो जो सैट्रैप्स होते हैं चारों तरफ, वो अपना अपना ध्वज ऊंचा कर देते हैं और फिर अपनी सत्ता चलाते हैं। कोई अनुशासन नहीं रहता,
कोई एक दिशा में जो काम होता है वो नहीं रहता। पंजाब में यही हो रहा है, कोरोना की लड़ाई जनता लड़ रही है और सत्ता की लड़ाई वहां कांग्रेस लड़ रही है। राजस्थान में वही हो रहा है, कोरोना की लड़ाई जनता लड़ रही है और सांसद लड़ रहे हैं, और सत्ता की लड़ाई कांग्रेस में सरकार और उनकी पार्टी लड़ रही है, क्योंकि केंद्र कमजोर है। जब केंद्र में ऐसे व्यक्ति हैं उनके जिनका ना विजन है ना प्रेजेंट है, तो फिर वो कैसे काम करेंगे? तो भाजपा इसका कुछ लाभ नहीं उठा रही? भाजपा इस मौके का कुछ लाभ नहीं उठा रही, जो कमजोरी चल रही है पंजाब में या राजस्थान में, ज्यादा कहूंगा मैं। देखिए, आप कांग्रेस अगर ये सोचती है कि हम खेल में तो उतरेंगे, लेकिन जब हम कमजोर हो तो हमारा विपक्ष फायदा ना उठाए, ये कैसे होगा? मतलब आप सवारी भी गांठो देश की और आपको कोई सवारी से हिलाने की कोशिश भी ना करे, ये तो संभव नहीं है। आप अगर कमजोर हो, कांग्रेस अगर कमजोर है, तो फिर दूसरी पार्टी आ गया है। देश में हमारा लोकतंत्र है, देश में अलग अलग पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। कांग्रेस का जमाना था, उन्होंने उसने नाजायज फायदा उठाया, जनता ने देखा, अब जनता उसको नहीं सही, अब उनको हर राज्य से अलग करा जाए। तो लोकतंत्र है, दूसरे लोग आएंगे, लेकिन जनता का ही अधिकार है कि वो किसको सत्ता देती है, किसको सत्ता से हटाती है। ये उनके विश्वास की बात है। जनता ने इस समय मैं कह सकता हूं आपको कि पूरे राष्ट्र के अंदर सचिन जी, सबसे ज्यादा अगर राज्य सरकारें हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये वही जनता पार्टी है जिसकी केंद्र के अंदर मात्र 2 सीटें आई थी। वो सब जानते हैं। कांग्रेस ने उसका भरपूर मजाक उड़ाया था। लेकिन हम इस बात का विश्वास रखते हैं आपने जो राजस्थान सरकार की बहुमत वाली बात कही, तब गहलोत सरकार सत्ता में आई थी, मतलब सत्ता में पूरी तरीके से नहीं आई है वो, तब उसे पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन उसने बसपा के सारे विधायकों को मिला लिया, निर्दलियों को भी अपना बाहर से समर्थन देने के लिए किया या उन्हें अपने शामिल कर लिया। तो अब उनकी पार्टी के अपने ही विधायक उससे रूठ गए, और उसके बाद में खबरें आ रही थी कि वो बगावत कर सकते हैं, कौन से जो पायलट खेमे के नहीं थे। उसके बाद ही अभी वापस से आज मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई है, और मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी से होने वाला है। तो ये सब जब चीजें कई तरफा चल रही हैं, वो लोग पूर्ण बहुमत में भी नहीं आए थे, उन्हें बसपा को पूरे सारे विधायकों को अपने में मिलाना पड़ा, मायावती ने उस पर तंज भी कसा था, निर्दलियों को मिलाना पड़ा, तो इससे और फिर पायलट वाला मामला हुआ। इसमें बीजेपी जो आप कह रहे थे विपक्ष का फायदा उठाने वाली बात, अभी तक पूरी तरीके से फायदा क्यों नहीं उठा पाई है, जबकि वो एक उथल पुथल वाली सरकार शुरू से साबित हो रही है। देखिए, लोकतंत्र का मर्डर कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो जब इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस सरकार ने जब देश पे इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र की हत्या शुरू हुई। उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल, आपके दर्शक आप सब गूगल करके देखिएगा कि कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा और किसने वो प्रेसिडेंट रूल लगाया और किस तरह से अलग अलग राज्यों की सरकार को गिराया गया। इसमें एमए की डिग्री कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी है बहुत पहले, और यही यूनिवर्सिटी है। एमए की डिग्री तो छोड़िए, सरकारें गिराने के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो कांग्रेस की ही है। अलग अलग जगह प्रेसिडेंट रूल लगाना, सरकारें गिरानी, ये लोकतंत्र की हत्या करके अपनी पार्टी का जो शासन है वो हर जगह बढ़ाना, ये कांग्रेस का तरीका है और उन्होंने भरपूर उसको कराया। आप देखिएगा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ के मैं आपको सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप भी देखिए अपने आप गूगल करके। तो सचिन जी, हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हम जनता के ऊपर ये विश्वास रखते हैं कि वो देखे उनका काम करने का तरीका और समय आने पर उस सरकार को गिराए। हाँ, ये जरूर है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि राजस्थान की या किसी भी और राज्य की जनता की बिल्कुल अनदेखी हो रही है, बिल्कुल सेवा नहीं हो रही और उसमें दखल देने की जरूरत पड़े, तो लोकतांत्रिक तरीके से जरूर उसमें दखल दिया जाएगा। लेकिन प्राथमिकता, सचिन जी, अभी भी मैं कह रहा हूं, हमारी प्राथमिकता वो नहीं है। मैं ये दोहरा रहा हूं क्योंकि आमतौर पर ये हेडलाइन बनती है। मैं दोहरा रहा हूं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी अपने आप फटना चाहती है, अपने आप बिखरना चाहती है, तो हम उसको समेटने का काम नहीं कर सकते। हम ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी आके समेटे भी हमारे को और राजस्थान राज्य को भी संभाले, जो ये काम हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
उनको पार्टी को समेटना उन्हीं की जिम्मेदारी है, और अगर खुद ही बिखरेगी तो हम संभालने वालों में से नहीं। देखिए, जैसे आप हमेशा कांग्रेस के कुनबे में कलह के आरोप लगाते रहते हैं, अभी भी आपने कहा, पर आपके यहाँ भी सब ठीक नहीं है। वसुंधरा को पार्टी साइडलाइन करके रखना चाहती है, लेकिन इसका खमियाजा उसने हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव में भुगता है। तो क्या तोड़ है आपके पास इस गुटबाजी से बाहर निकलने के लिए? वसुंधरा को लेकर आखिर पार्टी क्या करना चाह रही है, क्या प्लान है? क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि वो नहीं सुनती हैं, अपना अलग उनका एक सेटअप है, वो बीजेपी के बड़े नेताओं को भी। तो क्या है आखिर? क्या वसुंधरा को या तो केंद्र में ले जाया जाएगा, कि उनको संगठन में जगह दी जाएगी, कि उनको दूर किया जाएगा प्रदेश की राजनीति से? कुछ क्लियर भी नहीं है भाजपा, इस चक्कर में जो है उसको खमेजे भी भुगतना पड़ता है। क्या रोड मैप है उनको लेकर? देखिए, ये तो वैसे ही बात हुई सचिन जी, जैसे कोई कीचड़ में पूरा धसा हुआ हो और जो बाहर खड़ा व्यक्ति उसको बोले कि मैं भले ही कहीं हुई हूं लेकिन आपके भी एक दाग मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये तो वैसे ही बात हुई। तो ये दाग है, आप मानते हैं? दूसरा तो पूरा कीचड़ के अंदर घुसा हुआ है। अब हम दाग की बात नहीं करते, वो दाग तो दूसरा देख रहा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि साहब हमारा तो लोकतांत्रिक तरीका है पूरा का पूरा, उनकी तरह एक परिवार से नहीं चलता। तो हमारे तो अलग अलग अगर सोच है तो उसका स्वागत रहता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि किसी को बाहर करा किसी को अंदर करा, ये तो आपकी सोच है कि पार्टी ने तो कोई इस पर निर्णय नहीं लिया, पार्टी तो सबको साथ लेके चल रही है। लेना चाह रही है, लंबे समय से निर्णय ले नहीं पा रही है, ऐसा लगता है। ये भी आपकी सोच है। अब अगर आप हमारी पार्टी के अंदर लोगों के दिमाग के अंदर घुस के सोच रहे हैं तो ये तो आपकी कोई विशेष ही कोई ताकत होगी। अच्छा, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और जो पूरा कीचड़ में घुसा हुआ है उसको एक धब्बा नजर आ रहा है और किसी को नजर नहीं आ रहा। भाजपा से जुड़ा एक प्रश्न और है मेरे पास में। हाल ही में जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर के पति और संघ के एक बड़े पदाधिकारी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का दावा करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है। आपका भी इस पर बयान आया था। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने इस मामले में जांच की भी बात कही है। आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड ले रही है? हमने तो ऐसा पहली बार ही सुना है कि जयपुर जैसे किसी नामचीन बड़े शहर का महापौर निलंबित चल रहा हो और उसी महापौर का पति रिश्वत की बात करते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा हो। इसमें पार्टी इतने वैसे अच्छे विचारों को उजागर करती है, पार्टी भाजपा बड़ी बातें करती है, इस मामले पे अभी तक कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ है? देखिए, पार्टी ने अपना जो पक्ष है बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख दिया था और रात को ही मैंने अपना बयान दे दिया था कि सबसे पहले तो इसका वीडियो का टाइमिंग, जब सुनवाई शुरू हो रही है कोर्ट के अंदर उससे पहले ये वीडियो आता है तो कहीं ना कहीं सुनवाई को पे असर डालने की कोशिश है। नंबर 2, मोड़ तोड़कर उसके अंदर जो दिखाया गया वो अपना एक पक्ष रखने की कोशिश करी गई, तो उसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 3, मैंने कहा कि वहां पर किस कारण से बैठक हुई, उस पर क्या बात हुई, वो लोगों को कुछ नहीं पता और उसको लोगों को भ्रमित करा जा रहा है और एक ऐसे संस्थान के ऊपर उंगली उठाई जा रही है जो दशकों से राष्ट्रवादी सोच का और भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। और कौन आरोप लगा रहा है? जो स्कैम के अंदर टोटली लिप्त, अगर कांग्रेस स्कैम का अगर सिनोनिम हो, कोई पर्यायवाची हो तो वो कांग्रेस है। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला है टोटल राजनीतिक, और बिल्कुल उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी डिटेल में होनी चाहिए। और सौम्या गुर्जर जो मेयर है वहां पर, उनको कम से कम एक मौका तो देना चाहिए। कोर्ट भी कहता है कि हर व्यक्ति को उनका पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए, उनको कोई अवसर भी नहीं दिया गया। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं इसको अपने पक्ष में रखी और इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने ये कहीं नहीं कहा कि अगर कोई लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा। हमने कहा बिल्कुल पूरी इंक्वायरी हो, डिटेल्ड इंक्वायरी हो, लेकिन पॉलिटिकल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करा जाए, ये बिल्कुल गलत है। राठौर जी, इंटरव्यू अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है और मैं आपसे अपने आखिरी 2 लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना अब आपसे चाहता हूं। पहला सवाल है इसमें से कि कोरोना के चलते आम लोगों का बजट, घर का बजट पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की हालत बद से बदतर कर दी। लॉकडाउन लगते ही केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर देती है। पिछले 1 साल में पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ गया है। देश के ज्यादातर शहरों में अभी 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है।
डीजल के भी यही हाल है। इसके चलते अन्य राज्यों इन अन्य चीजों के दाम बेतरतीब बढ़े हैं। तो एक तरफ तो मोदी जी गरीबों का साथ देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले आदमी का जीना मुहाल हो गया है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी गायब गायब हो गई है। तो क्या सरकार क्या सोचती है कि पेट्रोल सिर्फ कार वाले चलाते हैं और उसका उपयोग करते हैं? ये तो आम आदमी के खिलाफ क्रूरता है। आखिर कब तक चलेगा ये पेट्रोल और डीजल बढ़ने की, इनकी कीमतें बढ़ने का सिलसिला? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो है जब राजस्थान सरकार या कांग्रेस की जो पार्टी है वो आरोप लगाती है, तो एक वो है, और दूसरा बिना किसी के अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें। हाँ, ये मैंने आम आदमी की तरफ से क्वेश्चन पूछा है, कोई पार्टी का मतलब नहीं, मैं समझ लेकिन ली, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछा है। हाँ, मैं दोनों चीजों का मैं जो फील कर रहा हूँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले संक्षिप्त में देता हूँ, फिर विस्तार में देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ढोंग होता है कांग्रेस पार्टी का, जो धरना देने बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐलान करती है कि साहब ये पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, ये ढोंग है। और ये ढोंग इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको अभी नहीं दे सकता, लेकिन नहीं तो कम से कम 1 रुपए में से 40 या 60 पैसे राज्य सरकार के पास आते हैं। तो ये अपना वैट कम नहीं करते, लेकिन आरोप पूरा लगाते हैं। तो ये ढोंग है टोटल। आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी के अंडर में आ जाना चाहिए पेट्रोल। आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी के... हाँ, लेकिन आना चाहिए सचिन जी, वो भविष्य की बात है, लेकिन आया नहीं है। ये अभी प्रेजेंट की बात है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसको पूरा आप समझिए। सबसे पहले तो जब कांग्रेस कभी या कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं पे भी बोलता है तो वो ढोंगी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार देश के अंदर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार देश के अंदर किसी भी राज्य सरकार की तुलना में सबसे ज्यादा वैट लेती है। मध्य प्रदेश में ज्यादा है राजस्थान से। उतना ही होगा, तकरीबन बराबर होगा। तो मध्य प्रदेश में 104 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जो भाजपा प्रमुख जो राज्य है उसके अंदर से कांग्रेस राजस्थान सरकार है जो वैट चार्ज कर रही है, और 40 से 60 जो प्रतिशत 1 रुपए के अंदर वापस राज्य सरकार को जाता है। ये तो वो बात रही। अगर वाकई में सच्चाई से राजस्थान सरकार को काम करना है इसके ऊपर, तो सबसे पहले अपना वैट करे कम, तब उनके पास एक मॉरल राइट होगा कि वो केंद्र सरकार से बात कर सकते। आप इसमें राजस्थान की बात मत कीजिए, आप देश की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए। आप राजस्थान सरकार की बात ही नहीं हो रही। मैं आ रहा हूं सचिन जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने बोला था संक्षिप्त में पहली बात कहूंगा, फिर दूसरी बात में विस्तार से कहूंगा, तो मैं आ रहा हूं, दूसरी पर भी आ रहा हूं। तो ये बात रही पहली। दूसरी बात, ये मेरा घर है बहुत बड़ा, राष्ट्र, ये मेरा घर है, और इस घर के अंदर जो प्रधानमंत्री है और जो सरकार है वो अपने बच्चों यानी जो सिटीजन है, नागरिक है, उनकी रक्षा करना उनका दायित्व है। केवल जीवन की रक्षा नहीं करना, उनके बच्चों के लिए एक भविष्य निर्माण भी करना, यह भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जब पूरे विश्व के अंदर एक आपदा आती है तो आर्थिक संकट भी आता है। उस आर्थिक संकट के बावजूद राजस्थान राज्य सरकार की तरह हाथ नहीं खड़े कर सकते केंद्र सरकार, और ना ही कभी करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तरीके निकालने पड़ते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के। और जब अर्थव्यवस्था पे एक तरह से प्रहार होता है तो कुछ सेक्टर्स रह जाते हैं जहां फिर भी देश की आमदनी हो सकती। उस देश की उन सेक्टर्स से जब देश की आमदनी होती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और शानदार काम करा है जो पिछली सरकारों से अलग है। वो है कि जब वो 1 रुपए भेजते हैं नीचे, या 100 रुपए मान लीजिए, जब 100 रुपए नीचे भेजते हैं, गांव तक 100 ही रुपए नीचे पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री होते थे उनकी तरह नहीं, जहां 100 रुपए भेजे तो मात्र 16 रुपए नीचे पहुंचते हैं। चोरियां बंद है, जो लीकेज होता था बंद है। तो जो देश की आमदनी हो रही है वो जब नीचे भेजते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। कहां इन्वेस्ट करते हैं? ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर जो टैक्स दे रहे हैं, जो स्कूटर वाला चल रहा है, जो कार ट्रक वाला चल रहा है, वो किसी कारण से चल रहा है। वो कहीं ना कहीं उसकी फैक्ट्री है जहां वो काम करता है।
कहीं उसके घर वाले बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट होता है सड़कें बनाने के अंदर, अस्पतालों को बनाने के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के अंदर, ताकि लोगों का जीवन की रक्षा हो। ये ऐसी जगह होता है जहां स्किल डेवलपमेंट हो। ये सारी जब चीजें होती हैं, ऐसी जगह होता है जब दूसरे देशों को ये विश्वास होता है ये भारत है, ये आपदा में भी लड़खड़ाएगा नहीं। तो अगर मेरे को अपना पैसा लगाना है तो मैं चाइना में नहीं लगाऊंगा, मैं भारत में लगाऊंगा। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भी आ रहा है, जबकि ये आपदा आ चुकी है भारत पे और दूसरी दुनिया पे। लेकिन दूसरे दुनिया के जो पूंजी निवेश करते हैं उनको ये विश्वास है कि भारत डगमगाएगा नहीं, चाहे आपदा आए या नहीं। आपको थोड़ा सा मेरी पूरी बात सुनिए सचिन जी, बहुत जरूरी सवाल कराया आपने, और ये सवाल आम जनता करती है। ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट से जो आप तेल का पैसा दे रहे हो, आने वाले समय में आप उससे दुगना कमाओगे, क्योंकि आपका जो समय लग रहा है वो समय कम लग रहा है। आपका स्कूटर खड्डे वाली सड़क होती तो पहले तो स्कूटर चलता ही नहीं, और चलता तो वो रिपेयर के अंदर ज्यादा रहता। कार वाला भी अगर लेके जा रहा है तो वो अपना समय बचा रहा है वहां पर। तो इस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बचाया जा रहा है कि देश और तरक्की करे। और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज इट हैज बिग रोड्स। ही सेड बिकॉज इट हैज बिग रोड्स, दैट इज व्हाई अमेरिका इज ग्रेट। और यही भारत बनेगा, ऐसी सड़कें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जिससे भारत ग्रेट बनेगा। देखिए साहब, इसी को ही हिंदी में सब्ज बाग दिखाना कहते हैं, और लोग बाग देख देख के इतने आगे तक आ गए, लेकिन अब वाकई जीना मुश्किल हो रहा है लोगों का। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी आपको फैक्ट एक याद आया नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। 2008 में जब मंदी आई थी बहुत बड़ी भारत में, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, मुझे याद है क्योंकि मैं तब भी पत्रकारिता में था। इंटरनेशनल मार्केट में $145 प्रति बैरल ऑयल पहुंच गया था, क्रूड ऑयल। ओपेक में दिक्कत चल रही थी, और भारत में 5 रुपए पेट्रोल के बढ़े थे, 50 से 55 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ था। सब पूरी बीजेपी सड़क पर आ गई थी, आंदोलन हुआ था और कांग्रेस के लिए, जबकि तब पेट्रोल के, क्रूड ऑयल का प्राइस आज से लगभग 3 गुना था इंटरनेशनल मार्केट में। आज 3 गुना कम है, और पेट्रोल का प्राइस आज 2.5 गुना ज्यादा है। हम कितने भी तर्क देते हैं साहब, आदमी का जब जीवन जीने में जब उसको तकलीफ होगी तो प्रश्न तो पूछेगा। तो उसी तरह से मैंने पूछा, आपने जवाब भी निश्चित रूप से आपने अपने पूरा उसमें लगाया। अब मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आपके पुराने अनुभव के आधार पे हमें उसका उत्तर मिलेगा। आप सूचना प्रसारण मंत्रालय में 3 साल राज्य मंत्री रहे हैं। यह मंत्रालय हम मतलब मीडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप उन आरोपों पर क्या कहेंगे जिसमें कहा जाता है कि मोदी सरकार मीडिया का गला लगातार दबा रही है, न्यूज चैनलों, अखबारों, डिजिटल मीडिया को सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना होता है। मीडिया, कई ऐसे संस्थान कहते हैं, इसी वजह से कई चैनलों पर आज सरकारी तोता बन जाने के आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सरकारी तोता मतलब सरकारी भोंपू, या कई चैनल्स के लिए ऐसा कहते हैं। आम जनता का भी एक धड़ा कहता है, मीडिया का भी एक धड़ा कहता है कि वो बहुत प्रेशर में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप जानते ही हैं, मैं भी जानता हूँ इस बात को। तो इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक इस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में आप मंत्री रह चुके हैं। सचिन जी, जितनी आजादी आज की तारीख में जनता को, मीडिया को है, उतनी शायद ही कभी भारत में रही हो। आपको शायद ऐसा महसूस होता हो कि शायद जब इमरजेंसी लगी थी, या जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो पूरी स्वाधीनता देती है अखबारों को, आपको शायद ऐसा लगता हो। लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि कांग्रेस के समय जिस तरह से दबाव बनाया जाता था, जिस तरह से कहा जाता था कि आप किसी के बारे में भी लिख लीजिए लेकिन इस परिवार के बारे में नहीं लिख लीजिए, तो एक लक्ष्मण रेखा बनाई हुई थी। उस लक्ष्मण रेखा के पार कोई भी मीडिया हाउस नहीं जा सकता था। और आज की तारीख में तो मीडिया का एक्सपेंशन जो है वो 1000 गुना है सचिन जी। उस समय जो मीडिया तो लिमिटेड दूरदर्शन की खबर होती थी ज्यादा से ज्यादा, उस समय भी इस तरह का दबाव था। आप सोच सकते हैं आज की तारीख में 1000 गुना एक्सपेंशन है। 400 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं केवल खबरों की, और 50,000 वेब पोर्टल्स हैं, न्यूज के 50,000 वेब पोर्टल्स। तो पूरी खुली छूट है, और हर नागरिक के पास जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वो एक तरह से पत्रकार वो कभी भी कुछ भी उसके ऊपर कह सकते हैं, तो खुली छूट है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी जो आईटी एक्ट को आसान बनाया गया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही आसान बनाया गया 2015 में।
उससे पहले 2012 और 13 के अंदर तो सोनिया गांधी के कार्टून और उनकी बात कहने पे कई लोग अरेस्ट हुए हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो ये तो कहने वाली बात है, और ये कहने वाले लोग भी चंद मुट्ठी भर लोग हैं। आज पूरी की पूरे देश के अंदर मीडिया को खुली छूट है। अब ये देखिए, कंपेयर करिए कि कौन से प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं मीडिया हाउसेस से, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो सब कुछ सहते हैं, सुनते हैं, खुली छूट है बिल्कुल। तो ये तो भ्रमित करने का एक तरीका है सचिन जी। चलिए, आपके हिसाब से प्रेस फ्री है और बहुत अच्छी बात है अगर ये है तो। और आपने ईटीवी भारत से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार से सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। तो राज्यवर्धन जी, आपको ये मिलेगा इंटरव्यू, और इसको आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जल्दी ही हमारे यहाँ से कोई ना कोई कॉन्टेक्ट करेगा। नहीं, जरूर जरूर। लेकिन सचिन जी, ये जो पेट्रोल वाली जो बात है, उसके अंदर मैंने केवल अपना पक्ष नहीं रखा, मैंने अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखा। मैंने एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नागरिक होने के नाते मैंने जो बात कही है वो रखी है अभी आपके सामने। और जब आर्थिक संकट आता है देश के ऊपर, आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप जानते हैं हम आज अभी डेफिसिट में चल रहे हैं। हमने अपना डेफिसिट बढ़ा दिया है ना? आपको पता है ना सचिन जी, हमने अपना डेफिसिट बढ़ाया। तो सचिन जी, डेफिसिट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी अगर बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी तो, है ना? तो जाहिर सी बात है कि इस समय जब चाइना वहां आंख गाड़े बैठा है हमारी भूमि के ऊपर और हर तरह से हमें दबाना चाहता है, और ऐसे समय पे आर्थिक संकट पूरे विश्व पे आया हुआ है, हम प्रगति पर है। हमारा जो क्या बोलते हैं जीडीपी, जो प्रोस्पेक्टिव जीडीपी ग्रोथ है, वो दूसरे देशों से ज्यादा है सचिन जी। अभी तो 1.5% है फिलहाल, चाइना तो 18.5% लेकर आया है अभी। आप चाइना से कंपेयर करना चाहते हैं तो चाइना के रूल आपके ऊपर लागू करें सचिन। चाइना तो खैर दुनिया में इस समय सबसे आगे निकला हुआ है। नहीं सचिन जी, ये एक बात सुनिए मेरी, अगर आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो आप लिख के भेज दीजिए कि मैं चाइनीज जो रूल है वो यहाँ लगा दीजिए। बताइए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप चाइना से 18% उनका कंपेयर कर रहे हैं, तो चाइना से कंपेयर करेंगे तो चाइना के चाइना हमसे कम था, लेकिन चाइना अभी जो है कोरोना काल से पहले वो 6% या 5% पे रहता था, हम 8.5-9% पे। हाँ, तो यही बढ़ा है, कोरोना के बाद बढ़ा है चाइना। हाँ, तो लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी हमारा जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा था, तो हम उसको कम नहीं होना देना चाहते सचिन जी। लेकिन आपने बोला ना, आपने एक शब्द इस्तेमाल करा जो मैं सुन नहीं पाया था। वो शब्द मुझे लगा कि आपने कुछ ऐसा कुछ कहा कि ये तो आप अपने मन की या कुछ ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वाकई में वास्तविकता ये है। तो वास्तविकता तो ये है कि देश को मजबूत रखना है सचिन। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, वो मैंने सब्ज बाग मतलब कि हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा सपना देखते हैं, बुनते हैं उसे। लेकिन मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये, आप कभी नड्डा जी से भी बात कीजिएगा। एक आम आदमी जो घर से बाहर निकल रहा है नौकरी करने या किसी भी मजबूरी में, वो इतना संपन्न नहीं है कि उसकी जेब से इस तरह से रुपया खींच लिया जाए। आप ये यकीन मानिए कि ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसमें सरकार का आदमी साथ नहीं दे सकता कि हम अपनी, अगर तीसरी लहर आ गई तो 150 रुपये अपन पेट्रोल लीटर, यही कहते हुए अगर मान लिया कर दिया हमने कि सरकार को और इनकम नहीं है, कैसे आम आदमी कैसे करेगा? जो बाहर निकल रहा है घूमने फिरने थोड़ी निकल रहा है वो आदमी, नौकरी करने निकल रहा है, संघर्ष करने निकल रहा है, बड़ा दिक्कत में है। ये जस्टिफाई नहीं हो सकती है चीज। नहीं, देखिए, जब संकट आता है तो सबको संकट झेलना भी पड़ता है। वही हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हम सब बाग में निकले हुए घूमने के लिए और उसमें कोई कुछ व्यक्ति बोल रहे हैं कि हवा मेरे को पूरी नहीं लग रही, मुझे भी एंजॉय करना है। ये बाग में नहीं निकले हुए हम, ये पूरे दुनिया के ऊपर संकट आया हुआ है, देश के ऊपर संकट आया हुआ है। मैंने उसी संकट की स्थिति में कहा कि हमें उस संकट की स्थिति से निकलना है और मजबूत होकर निकलना है। जिन लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां छूट गई, उस पर तो हमने बात ही नहीं की, क्योंकि वो बात पिछले साल से चली रही है। लेकिन पेट्रोल ऐसा है जो रोज डंक मारता रहता है व्यक्ति को, रोज बढ़ता है। तो एक अजीब सा है वो। मैंने आपसे इसलिए भी कहा कि आप आगे किसी फ्रंट पे आप अगर बात करेंगे भी, तो एकमात्र ऐसी चीज है, जनता ने बाकी सब जगह तो साथ दिया, इसको लेके उसे रोज लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आप सबसे बातचीत भी हमारी होती रहती है, और जमीन के ऊपर अगर कान किसी सरकार के हैं तो मोदी सरकार के जमीन पे कान है, वो आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो हमें इस बात का भी पूरा फीडबैक रहता है, और कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ पे कष्ट हो रहा है, इसका पूरा अंदाजा है। और गिवन सर्कमस्टांसेस में जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अंदर
जिस तरह से काम हो रहा है उस काम की मैं बात आप तक पहुंचा रहा था। आपने देखा जो ट्रेडर्स हैं, जो किसान हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, उन सबको कहीं ना कहीं राहत दी जा रही है, भले किसी भी तरह पैकेज से दी जा रही है, और वो काम कंटिन्यूएशन में है, वो काम खत्म नहीं हुआ। तो आपका, ठीक है, आप पत्रकार हैं, आपका काम है गलतियां निकालना, आपका स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ वो कोई बहुत ही शानदार सा कोई माहौल हो रखा है, उस शानदार माहौल की हम बात कर रहे हैं। हम मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और उसमें कमजोर कदम नहीं उठाए जाते, मजबूत कदम ही उठाए जाते हैं। देश को मजबूत करना है ताकि आगे चल के देश घुटने पे ना आए, उसकी पूरी तैयारी करनी है। तो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इस बार, अभी मोदी सरकार का भी होगा, ये जैसे थोड़ा सा माहौल ठीक होगा तो आप वापस मंत्रिमंडल में जाएंगे कि संगठन में काम करेंगे? जो जैसी जिम्मेदारी देगा वैसे करेंगे। मैं तो अभी भी खुश हूँ, तसल्ली से आपसे बात कर पा रहा हूँ। सही बात है, संगठन में रह के आदमी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। बढ़िया है, आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी जब भी जरूरत पड़ेगी आपको। जरूर। चलिए जी, थैंक यू जी, नमस्कार।